बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवा की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवा का राजा मेघवर्धन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लू का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्धन को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्धन बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है, उल्लू के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्धन ने सयाने और बुद्धिमान कौवे से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्तें रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या बुद्धिमानी है। बहुत से कौवों ने कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पंछियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीव नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्धन उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीव बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। राजा बोला, कैसे छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिरजीव। स्थिरजीव बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्धन चौंका, ये आप क्या कर रहे हैं स्थिरजीव? स्थिरजीव राजा मेघवर्धन वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें देखकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषि मुक्त पर्वत पर जाकर मेरा प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनका लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीव चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्धन चीख कर उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्धन ने अपने पंख से स्थिरजीव को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीव को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखों चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लू के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम इन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या हुआ, हजारों उल्लू की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्धन सारे कौवों को लेकर ऋषि मुक्त पर्वत की ओर झुककर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लू के राजा ने थूका, कौवे हमारे सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू है। सारे उल्लू हूं की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीव कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीव ने कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी
आया उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीव बोला, मैं राजा मेघवर्धन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्धन क्रोधित हो गया और मुझे फटाकर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। ये कौवा के घर के भेद हमें बताएंगे। राजा को भी स्थिर जीव को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उल्लू स्थिर जीव कौवे को अपने साथ ले गए। वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीव को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीव हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर वहां बैठकर आपके गुणगान गाते रहने की इच्छा है मेरा। इस प्रकार स्थिर जीव शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने का समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाली विपरीत बुद्धि चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिर जीव लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दी आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचना हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीव वहां से उड़कर सीधे ऋषि मुक्त पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्धन और कौवा सहित उसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीव ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिर जीव के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आग पहुंचा। स्थिर जीव द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्धन स्थिर जीव को कौवा रत्न की उपाधि दी। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का समान